मैं फसी अहमद को ढूंढने लगा। इतना तो मुझे यकीन था कि वो जिंदा और सलामत है, लेकिन मालूम नहीं कहाँ चला गया था। बड़ी मुश्किल से वो मुझे नजर आया और मैं दौड़कर उस तक जा पहुंचा। मैं जो इतना दलेर जवान था, दहशत से बुज़दिल बन गया था। मेरी उस वक्त ये ज़रूरत थी कि फसी अहमद मेरी दिलजोई करे, लेकिन वो खुद मेरी तरह दहशत ज़दा और जज्बाती हो गया था। जहाँ छोटी सी ये छावनी थी और जापानी फौजियों की गहमा गहमी थी, और यहाँ हर तरफ जिंदगी रवां दवां थी। सिपाही एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, और हम जो थोड़ी देर पहले जागे थे और सोच रहे थे कि आज का दिन ना जाने कैसा हो, और किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि अचानक मौत यूं हम पर झपट पड़ेगी। जहाँ कुछ देर पहले जिंदगी सरगर्म अमल थी, वहाँ अब खून ही खून था, और कच्ची जमीन उस खून को खुश्क कर रही थी। वो जमीन तो यूं लगता था जैसे इंसानों के खून की प्यासी हो। ये दरअसल जापानियों के पिछले मोर्चे थे। यहाँ से अगले मोर्चों को कुमक भेजी जाती थी, लेकिन जापानियों के दुश्मन ने उस कुमक को और पिछले मोर्चों को तबाह बर्बाद कर दिया, जिससे अगले मोर्चों की कमर ही टूट गई। ये उस मुहाज का एक छोटा सा हिस्सा था। मैं जानता था कि ये दिफाई महाज या ये दिफाई मोर्चे दूर तक फैले हुए हैं। अगर इत्तेहादी बमबारों ने उस हिस्से को तबाही तक पहुंचा दिया था, तो उन्होंने तमाम तर मोर्चों का यही हशर किया होगा। हम अगले मोर्चों से ज्यादा दूर नहीं थे। रात को हमें तोपों की दूर की धम धम सुनाई देती थी। ये धमाके जापानी तोपों के भी थे और इत्तेहादी तोपों के भी। गालिबन 3 बज रहे थे जब हमारे जापानी अफसर दौड़े आए और उन्होंने हमारे हवालदारों को जापानी जबान में कहा कि तुम कमांडो और जवानों को गाड़ियों में बिठाओ, और इससे पहले ये अपनी वर्दियां उतार कर दूसरी पहन लें। हमारे ये हवालदार कुछ ज्यादा अरसे से जापानियों के साथ थे। वो उनकी जबान समझ लेते थे। हमें हुक्म मिला तो हमने बड़ी तेजी से खून आलूद वर्दियां उतारनी, और एक जोड़ा वर्दी का जो हमारे साथ था वो पहन लिया। हमें ना खाने को कुछ दिया गया, ना हमें हाथ मुंह धोने दिया गया। सामान लपेटा, हथियार उठाए और दौड़कर ट्रकों में बैठ गए। अब हमें ट्रकों में इस तरह ना बिठाया गया जिस तरह यहाँ तक पहुंचे थे। एक एक ट्रक में 15 से 20 तक जवानों को बिठाया गया था। बड़ी खुली जगह थी, लेकिन अब एक एक ट्रक में से 30 से 40 तक जवान भर दिए गए थे, क्योंकि हमारे कॉनवाय के कुछ ट्रक बमबारी से तबाह हो गए थे और यही 3-4 ट्रक बाकी रह गए थे। पता चला कि 4-5 कमांडो भी बमबारी में मारे गए हैं। हमारा ये छोटा सा कॉनवाय चल पड़ा। अब हमारे ट्रकों के नीचे कोई बाकायदा सड़क नहीं थी। कच्ची सी एक पगडंडी थी जो चंद मील आगे जाकर किसी और तरफ मुड़ गई, और हमारे ट्रक दूसरी तरफ मुड़े। हमारे नीचे पत्थर थे और घना जंगल था जो हमें घेरे हुए था। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चलते उस जंगल में रास्ता बना रहे थे। कुछ हिस्सा ऐसा आया जहां दरख्त बहुत कम थे और जमीन भी कुछ हमवार थी। वहां पहुंचे और ट्रक जरा तेज हुए तो हवाई जहाज आ गए। हमने ऊपर देखा, ये लड़ाका तैयारे थे। हमारे ड्राइवरों ने बड़ी तेजी से ट्रक दरख्तों के नीचे ले जाकर रोक लिए, और हम सब कूद कर इधर उधर जा पनाह गुज़ीन हुए। हवाई जहाज़ों ने हमारे ऊपर खासी नीचे परवास करते हुए 1-2 चक्कर काटे और चले गए। वो जापानियों के पिछले मोर्चों की तरफ गए थे। ज़रा ही देर गुजरी थी कि हमें फ़िज़ा में मशीन गन्ने चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हमने उस तरफ ऊपर देखा तो हवाई जहाज़ आपस में लड़ रहे थे। इधर से जापानी हवाई जहाज़ आ गए थे और फ़िज़ाई मार्का लड़ा जा रहा था। मैंने 3 हवाई जहाज़ फ़िज़ा में फटते और शोले बनते देखे। फिर एक हवाई जहाज़ में से धुआं निकलने लगा और उसका हवाबाज पैराशूट के ज़रिए जहाज़ से निकल गया। ये मार्का हमसे कुछ दूर पीछे लड़ा जा रहा था। ये बताना मुश्किल था कि किसके हवाई जहाज़ ज़्यादा गिरे। इसके बाद ये मार्का इस तरह ख़त्म हुआ कि जापानी हवाई जहाज़ जो बच गए थे वो वापस चले गए, और इत्तेहादियों के हवाई जहाज़ एक बार फिर हमारे सरों के ऊपर से गुजर गए। हमें ट्रकों में बैठने का हुक्म मिला। हम दौड़कर सवार हुए और ट्रक फिर चल पड़े। सूरज गरूब होने के 1 या 1.5 घंटे के बाद हम एक जगह जा रुके। ये जापानियों की कोई बड़ी पोस्ट थी। हमें हुक्म अपने दोनों हिंदुस्तानी हवालदारों से मिलते थे। वहाँ हमें वही इमरजेंसी राशन दिया गया जो हमने जहर मार किया, और फिर ये बताया कि हम आज रात आराम करेंगे, ज़रा उस आराम पर गौर करें। हमें कहा गया कि कहीं भी ज़मीन पर कंबल बिछाओ और सो जाओ। मैंने फसी को साथ लिया और एक दरख्त के नीचे जाकर कंबल बिछाए और लेट गए। हमारे जिस्मों का हाल ये था जैसे हम इतना लंबा सफ़र पैदल चल कर आए हों। जिस्म टूट फूट गया था। जिस्म का ये हाल ट्रक ने पत्थरों और नाहमवार ज़मीन पर उछल उछल कर किया था। मेरे जहन पर अजीब सा बोझ था। अगर मैं आज की आम ज़बान में बात करूं तो कहूँगा कि मुझे डिप्रेशन महसूस हो रहा था। इसमें कुछ खौफ था और ये तासुर भी कि ना जाने अब क्या होने वाला है। वहाँ हम कोई खुशगवार तवक्को या उम्मीद अपने दिल में पैदा नहीं कर सकते थे। वहाँ तो मौत ही मौत थी और हम नहीं जानते थे कि मौत से कैसे बचा जाए। फसी ने जब बातें शुरू की तो मालूम हुआ कि उसका भी यही हाल है। हमारे साथ दूसरे साथी भी थे जिनमें 4 सिख थे और चंद एक हिंदू थे।
और अक्सरियत मुसलमानों की थी। सिख अच्छे थे जो एक दूसरे को नंगी गालियां देकर दिल खुश कर रहे थे। वो रात कुछ तड़पते और कुछ सोचते और कुछ सोते गुजर गई, और जब सुबह तलू हुई तो हम उठे और देखा कि हम कहाँ हैं। यूं मालूम होता था कि जैसे हम कहीं भी नहीं, कोई आबादी नहीं थी, हर तरफ जंगल था और कहीं चट्टानें और कहीं हरी भरी टीकरियां थीं और कुछ दूर ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। ये अगले मोर्चे थे। दरख्तों का एक झुंड था जिसके नीचे एक जापानी अफसर ने, जो शायद ब्रिगेड का कमांडर था, अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। बाकी जो कुछ भी था वो जमीन के नीचे था। मोर्चे खुदे हुए थे और अफसरों ने गड्ढे खोदकर उनके अंदर अपने दफ्तर बनाए थे। उन गढ़ों के ऊपर दरख्तों के टहन काट कर रखे गए थे। मतलब ये कि ये सारे का सारा माहौल कैमोफ्लाज किया हुआ था। हमें चाय दी गई, इसके साथ डबल रोटी के 4-4 पीस थे और उन पर जरा सा जाम लगा हुआ था। हम चाय पी चुके तो सबको एक जगह इकट्ठा किया गया और हमारे दोनों हवालदार सामने खड़े हो गए। जापान के 3-4 अफसर आए और उन्होंने हमारे हवालदारों के साथ कुछ बातें की। हवालदारों ने हमारी तरफ मुंह कर लिया और उन्होंने आपस में कोई बातचीत की। फिर एक हवालदार हमसे मुखातिब हुआ। आज़ाद हिंद के जवानों, हवालदार ने कहा, अब अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने का वक्त आ गया है। तुम जानते हो यहाँ क्यों आए हो। हिंदुस्तान की फौज दरअसल अंग्रेज़ों की गुलाम फौज है, हमारे मुकाबले के लिए आ गई है। तुम्हें इसलिए कमांडो ट्रेनिंग दी गई है कि हमारे पास इतनी नफरी नहीं कि बटालियन का मुकाबला बटालियन कर सके। तुम में से एक एक जवान पूरी एक कंपनी को ख़त्म कर सकता है, बशर्त ये कि तुम दिल में वो जज्बा जिंदा रखो जो तुम्हें यहाँ लाया था। तुम जानते हो फौज में लेक्चर नहीं दिए जाते, बल्कि हुक्म दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि क्या कार्रवाई करनी है। ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। तुम्हें अपने आप में ये जज्बा पैदा करना है कि जो हुक्म तुम्हें दिया जाएगा उस पर अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी तो कर दोगे। हवालदार ने हमें फौजी ज़बान में जो कमांडो मिशन बताया वो ये था कि हमारे सामने इंडियन आर्मी की एक बटालियन के मोर्चे थे। उन मोर्चों के पीछे एक गड़ा था जिसे आप एक खासा कुशादा खड्ड कह लें। उसमें हर तरह का एमुनिशन रखा हुआ था और उस पर दरख्तों के टहन वगैरह डालकर कैमोफ्लाज किया गया था। जाहिर है ये ज़ख़ीरा उस बटालियन के लिए था। काम यह था कि हमने दूर का चक्कर काट कर उस बटालियन के मोर्चों के पीछे जाना था और उस एमुनिशन के ज़ख़ीरे को 2-3 ग्रेनेड फेंक कर तबाह करना था। इसके साथ ही ये भी हमारे मिशन में शामिल था कि जब धमाका होगा तो बटालियन के जवान उस तरफ को दौड़े आएंगे या कोई भी वो हरकत करें, हमने उन पर फायर करना था ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचाया जा सके। ये एक तरह का शब खून था जो हमने इंडियन आर्मी के उस बटालियन के मोर्चों पर मारना था और उससे पेशतर उसका एमुनिशन तबाह करना था। ये सोचकर मुझ पर ही जानी सी कैफियत तारी हो गई कि अगर मुझे उस कमांडो पार्टी में भेजा गया तो मैं अपने ही भाइयों पर शब खून मारूंगा, और क्या मेरा ये फेल जायज़ होगा या नहीं। ये भी तो हो सकता था कि हमारे सामने मेरी ही बटालियन हो जिससे मैं भगोड़ा हुआ था। मेरी बटालियन भी तो आखिर बर्मा फ्रंट पर आई थी। मैं सोच में पड़ गया कि इस सूरत में उस बटालियन के जवानों पर फायर करना चाहिए या नहीं। मैं इस मसले पर फसीह अहमद के साथ बात करना चाहता था, लेकिन अभी हवालदार हमें मिशन की ब्रीफिंग दे रहा था। जब वो ब्रीफिंग दे चुका तो उसने 8 आदमियों की एक पार्टी अलग कर ली और उन 8 जवानों में मुझे भी शामिल कर लिया गया। पहले ही कमांडो ऑपरेशन में मेरा नाम आ गया और मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं कितना दलेर हुआ करता था, मगर मेरा दिल कांपने लगा और मैंने दिल में ये दुआ भी की कि कोई ऐसी आफत आ पड़े या कोई ऐसी वजह पैदा हो जाए कि मैं इस मिशन से निकल जाऊं। लेकिन हुक्म बड़ा ही अटल था और हवालदार ने हम 8 जवानों को अलग करके तफसील से बताना शुरू कर दिया कि हमारा रास्ता कौन सा होगा और हमारा अमल क्या होगा, और अगर फ़लाँ सूरत हाल पैदा हो जाए तो यूं करना, और अगर यूं हो जाए तो फिर इस तरह करना, वगैरह वगैरह। आखिर अहकाम और हिदायत का सिलसिला ख़त्म हुआ और हमें यह हुक्म मिला कि दिन को आराम कर लो, शाम के बाद जब अंधेरा ज़रा गहरा होगा तो हमारी रवानगी होगी। वहाँ से हटे तो मैं फसीह के करीब चला गया और उसके साथ बात की कि मैं अपने ही फ़ौजियों पर किस तरह फायर खोलूँगा, और अगर वो जवान मुसलमान हुए तो मुश्किल पैदा हो जाएगी क्योंकि मैं उन पर फायर नहीं कर सकूँगा। फसीह ने कुछ सोचकर और कुछ समझकर मुझे बताया कि तुम्हारी जान ख़तरे में आ जाए तो फिर किसी की परवाह न करना। इसके अलावा उसने मुझे काम की बातें बताईं। सूरज गरूब होने के बाद हमें खाना दिया गया। ये भी एमरजेंसी राशन था, लेकिन पहले से ये बेहतर था। पता चला कि ये अफसरों को दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि हमारी खातिर तवाज़ो की जा रही थी। हमें एक जगह इकट्ठा किया गया। हम 8 जवान थे, उनमें से एक नायक था और उस पार्टी का कमांडर एक जापानी सार्जेंट था। वो हमारी ज़बान नहीं समझता था, हम उसकी नहीं समझते थे, लेकिन मिशन में कोई बात नहीं की जाती। इशारों से बातें होती हैं और इशारे समझ लिए जाते हैं। हमारे हवालदार ने हमें आखिरी हिदायत दी और हम चल पड़े।
मैं कदम कदम की तफसील तो नहीं सुनाऊंगा, इतनी सी बात समझ लें कि हमें सामने वाली इंडियन बटालियन के मोर्चों के बाएं तरफ से गुजरकर पीछे जाना था। हमारी तरफ से बाएं साइड थी और उस बटालियन की तरफ से दाएं साइड थी। हम जापानी सार्जेंट के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसे पूरी तरह मालूम था कहाँ जाकर मुड़ना है और किस तरह और किस रास्ते से उस बटालियन के एम्यूनिशन डंप पर पहुंचना है। हमें मुकम्मल खामोशी इख्तियार करनी थी। कोई रास्ता नहीं था। ज़मीन ऊंची नीची थी, दरख्त कहीं बहुत ही ज़्यादा थे और कहीं बहुत ही कम। हम अंधेरे में चले जा रहे थे। मैंने इतना महसूस किया कि ज़मीन नीचे को जा रही है। आगे खड्ड आ गए हैं जिसमें हम सब बारी बारी गिरे और उठकर चल पड़े। कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। जूं जूं हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मेरे दिलो दिमाग पर हिजानी कैफियत बढ़ती जा रही थी। हम कमोबेश 2 घंटे चलते रहे। मेरा अंदाज़ा यह है कि हम बहुत नीचे चले गए थे और वहाँ से जब हम ज़रा दाएं को मुड़े तो ज़मीन ऊपर को जा रही थी। उसे आप पहाड़ी कह लें या ज़मीन की बुलंदी कह लें। ये पहाड़ जैसी ढलान नहीं थी, बल्कि ज़मीन थोड़ी थोड़ी ऊपर को उठ रही थी। हम ज़रा बाएं को मुड़े और एक टेकरी के पीछे चले गए। हमारे सरों के ऊपर से तोपों के गोले गुजर रहे थे। दोनों तरफ के तोप खाने एक दूसरे पर आग बरसा रहे थे। कभी तो यूं लगता था जैसे कि ये गोलों की चीखें नहीं, बल्कि एक वीराने में चुड़ैलें और बदरूहें चीखती चिल्लाती एक दूसरे पर झपट रही हों। तोप का फायर किया हुआ गोला जब सर के ऊपर से गुजरता है तो उसकी आवाज़ चीखों जैसी होती है। कुछ और आगे जाकर जापानी सार्जेंट ने हमें रोक लिया। वो सिर्फ ये इशारा कर रहा था कि हम बैठ जाएं। वो शायद हमें कुछ देर के लिए आराम देना चाहता था। 10-15 मिनट के बाद उसने हमें उठाया और हमारे आगे आगे चल पड़ा। साफ जाहिर है कि किसी मुखबर ने इतला दी होगी कि एम्यूनिशन डंप कहाँ है। वक्त गुजरता जा रहा था और हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। चूँकि ज़मीन ऊपर को उठ रही थी इसलिए हमारी रफ्तार कम हो गई थी। चलते हुए आगे को झुकना पड़ता था। रफ्तार कम होने की एक वजह यह भी थी कि ज़मीन खड्ड वाली थी। उस पार्टी का हर जवान कई बार गिरा था और मैं 3 बार गिरा था और एक बार दाएं घुटने पर खासी चोट भी आई थी। मैं ज़रा लंगड़ा कर चलने लगा। हम जब टारगेट पर पहुंचे तो मेरा ख्याल है कि रात आधी गुजर गई थी। 2 टीकरियां थीं जिनमें से एक तो ज़रा ऊंची थी और दूसरी ज़रा नीचे, यानी उसकी बुलंदी कोई ख़ास नहीं थी। जापानी सार्जेंट ने हमें वहाँ रोक लिया और इशारों में बताने लगा कि टारगेट कहाँ है, और फिर उसने इशारों में हमें यह भी समझा दिया कि जब उस बटालियन के जवान मोर्चों से बाहर आए तो उन पर फायर खोल देना। उसने हम सबको बिखेर दिया। हमने यह कार्रवाई इकट्ठे रहकर नहीं करनी थी। ये तो हमें हवालदार ने ब्रीफिंग में बताया था कि हम जाएंगे इकट्ठे, लेकिन हमारी वापसी अकेले अकेले होगी। उसने कहा था कि हर जवान अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। उसने ये भी कहा था कि तुम्हारा कोई साथी जख्मी हो जाए तो उसे उठाने की और साथ लाने की कोशिश नहीं करनी, वरना उसके साथ तुम भी मारे जाओगे। उसने ये भी कहा था कि जहाँ कहीं छुपने की जगह मिल जाए छुप जाना, और अगर 7-8 दिन गुजर जाएं तो परवाह नहीं, अपने आप को बचा कर वापस लाना है। जापानी ने हमें बिखेर दिया। एम्यूनिशन वाले खड्ड में ग्रेनेड उस जापानी ने ही फेंकने थे। मैं उस टारगेट से कुछ दूर चला गया। मुझे बता दिया गया था कि इंडियन आर्मी के मोर्चे कहाँ है और उनके जवान किधर से आएंगे। मेरे हाथ में जापान की बनी हुई स्टेन गन थी जो इंडियन आर्मी स्टेन गन से खासी मुख्तलिफ थी। 1 घंटा गुजरा होगा कि मुझसे तकरीबन 50 गज दूर बड़ा ही खौफनाक धमाका हुआ, और यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए जो ग्रेनेडों के थे, और खौफनाक धमाका एम्यूनिशन डंप का था जो यकबारगी फट गया था। मेरा ख्याल है कि वहाँ मार्टर गनों के गोले भी थे। बटालियन में आमतौर पर राइफलों और मशीन गनों का एम्यूनिशन होता है। एक शोला कुछ दूर ऊपर गया और उसके बाद फटते एम्यूनिशन के धमाके सुनाई देने लगे। मैं अब इस इंतज़ार में था कि मोर्चों में से हिंदुस्तानी जवान निकलेंगे। अचानक आसमान रोशन हो गया। एक रोशनी तो उस धमाके की थी और फिर एम्यूनिशन के बॉक्स जल उठे थे। उस आग की रोशनी भी थी और वहाँ जो बटालियन मोर्चों में थी उसने रोशनी राउंड फायर करने शुरू कर दिए थे। एक ही बार 6-6, 7-7 और 8-8 रोशनी राउंड फायर होते थे। वो बुझते तो और फायर किए जाते थे। उनकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि दरख्तों के पत्ते भी नजर आ सकते थे। इसके साथ ही हर तरफ से मशीन गन्नें और राइफलें फायर होने लगीं। गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। इसके साथ ही मुझे अपने नीचे तकरीबन 50 गज दूर अपनी इंडियन आर्मी के जवान नजर आए और वो फैल गए। मैंने स्टेन गन सीधी की कि उन पर फायर करूं, लेकिन मालूम नहीं क्या वजह थी कि मैंने एक भी गोली फायर ना की। मैं इस कैफियत को बयान नहीं कर सकता जो उस वक्त मुझ पर तारी हो गई थी। मैंने इतना भी ना सोचा कि ये फौजी अब इस सारे इलाके को घेरे में ले लेंगे और हम लोग पकड़े जाएंगे। मैं तो जैसे सुन होकर रह गया था। आसमान पर रोशनी राउंड रोशन हो रहे थे और ज़मीन पर इतना ज़्यादा फायर कि कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी और सर के ऊपर से गोलियां सीटियां बजाती गुजर रही थी। मैं ज़रा बुलंदी पर था। मैंने पीछे को सिरकना शुरू कर दिया।
मुझे अब ये सोचना था कि किस तरफ से निकलूं और वापसी का रास्ता इख्तियार करूं। एक ख्याल आ गया, वो ये था कि मैंने एक भी राउंड फायर नहीं किया था। मैंने वापस जाकर बताना था कि मैं अपने तमाम एमुनिशन फायर कर आया हूं और झूठ बोलना था कि मेरे सामने फायर से इतने जवान मरे थे। ये ख्याल आते ही मैंने स्टेन गन हवा में फायर करना शुरू कर दी और वहां से पीछे ही पीछे हटता रहा। पीछे का मतलब यह है कि मैं एक तरफ को सिरकता गया ताकि इस क़यामत से निकल जाऊं। मुझे उम्मीद तो थी कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन कुछ दूर जाकर मेरी उम्मीद खाक में मिल गई, क्योंकि उस तरफ भी रोशनी राउंड फायर होने लगे और उधर से मशीन गनों का फायर भी आने लगा। मुझे ये मालूम था कि रात के वक्त जब कोई नज़र नहीं आता तो मशीन गन दाएं बाएं घुमाकर फायरिंग की जाती है, जैसे पानी का छिड़काव किया जाता है। अंधेरे में भागने वाले उस फायर की जद में आ ही जाते हैं। मैं अब जंगल का कीड़ा मकोड़ा बन गया था। आड़ देखकर मैं रेंगता था और उस फायर से बचने की कोशिश कर रहा था। कहीं ज़रा ऊंची टीकरी आ जाती तो मैं उठकर झुका झुका दौड़ पड़ता, मगर मुझे ये एहसास रहा ही नहीं कि मैं किस सिमत को जा रहा हूँ। कहीं ऊंची टीकरी आ जाती और कहीं बिल्कुल ही हमवार ज़मीन आ जाती और कहीं खड्ड आ जाता। कुछ पता नहीं चलता था कि मैं किधर से आया था और किधर जा रहा हूँ। थकन का ये आलम कि अब टांगें घसीटना भी दुश्वार हो रहा था। अगर मुझ में लड़ने का और मरने मारने का जज्बा होता तो मैं जोशो खरोश में होता और थका हुआ जिस्म भी तरोताज़ा रहता। वहाँ तो मेरी अंदरूनी कैफियत ही कुछ और हो गई थी। मेरे तो आसाब जवाब दे गए और मैं एक ऐसी जगह जाकर रुक गया जहाँ ज़रा बुलंदी थी और झाड़ियाँ बड़ी ही घनी थी और घास भी थी। यकीन करें कि मैंने वहाँ ये दुआ भी की कि एक गोली आए और मेरे सीने से पार हो जाए और यही मेरी निजात का जरिया है। जिस्म से जान निकल गई और मैं वहीं ढेर हो गया। मैंने ये भी सोचा कि सामने जो कोई भी आए फायर कर दूं, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि चुप करके बैठे रहो। हकीकत यह है कि मेरे बैठे रहना भी कोई इरादी फेल नहीं था। मुझ में ज़रा सी भी हिम्मत नहीं रही थी। एक ख्याल जहन पर गालिब था कि हो सकता है उस बटालियन में मेरे इलाके के नौजवान हों और वो मारे जाएं, और ऐसा भी होगा कि मेरे हाथों मेरे मुसलमान भाई मारे जाएंगे। बहरहाल मैं बैठा रहा और शायद मुझे ऊँग भी आई थी और फिर मैं सर झटक कर बेदार भी हुआ था और इस तरह वक्त गुजरता गया और पो फटने लगी।